क्या हुआ खैरियत? मैंने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। साला हरामी अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। रत्ना का लहजा भी बिगड़ा हुआ था। कहता था अगर कल से काम पे ना आई तो मेरी नौकरी ख़त्म कर दी जाएगी। और कुछ नहीं, सब खैरियत है, इसने जवाब दिया। इस वक्त वेट्रेस भी आ गई। इसने मेरी तरफ देखा, फिर रत्ना की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। कहाँ गायब हो दीदी? वो हरामी तुम्हारी छुट्टी कर देने का सोच रहा है। कर दे छुट्टी, मुझे अब इसकी नौकरी की परवाह नहीं, रत्ना ने जवाब दिया। कहीं और काम मिल गया क्या? वेट्रेस ने कहते हुए मायने खेज निगाहों से मेरी तरफ देखा। हाँ, यही समझ लो, और काम भी पक्का, रत्ना मुस्कुराई। अच्छा तुम ये बताओ, इतने दिनों में कोई मुझे पूछने तो नहीं आया? नहीं, वेट्रेस ने नफ़ी में सर हिला दिया। अलबत्ता तुम इतने रोज़ नहीं आई तो सेठ ने हरीश को तुम्हारे घर भेजा था, वहाँ ताला लगा हुआ था। कहाँ रह रही हो आजकल? ऐश हो रहे हैं, रत्ना मुस्कुराई। तुम हमारे लिए कॉफ़ी और चिकन सैंडविचेस ले आओ। चंद मिनट बाद वेट्रेस ने मतलूबा चीज़ें हमारी मेज़ पर सर्व कर दी। सैंडविच खाते और कॉफ़ी पीते हुए भी मैं इधर उधर देख रहा था। मुझे वो वेट्रेस नज़र नहीं आई जिसने उस रोज़ मेरी मुखबरी की थी। मैंने वेट्रेस को बिल लाने को कहा और इसने फ़ौरन ही प्लेट हमारे सामने रख दी जिसमें बिल रखा हुआ था। रत्ना ने मुझे बिल अदा करने से रोक दिया। अपने पर्स में से 10 रुपए का नोट निकाल कर वेट्रेस को टिप दे दी और प्लेट में से बिल उठा लिया। ये बिल मैं काउंटर पर अदा करूंगी, वो उठते हुए बोली। बिल 34 रुपए का था। रत्ना ने पर्स में से 10-10 के 4 नोट निकाल कर बिल के साथ सेठ के सामने काउंटर पर रख दिए। 6 रुपए तुम्हारी बख्शिश जेब में रख लेना, रत्ना कहते हुए वहाँ से हट गई। सेठ खूनखार नज़रों से इसे घूर रहा था। मैं भी सेठ की तरफ देखकर मुस्कुराता रहा। रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। हम रेस्टोरेंट के दूसरे दरवाजे से निकले थे। हमें ऊपर से घूमकर कार की तरफ आना था। मैंने जेब से चाबी निकालकर दरवाज़ा खोला और अपनी सीट पर बैठकर दूसरी तरफ के दरवाजे की लॉक नाब हटा दी। रत्ना भी दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। मैंने इंजन स्टार्ट कर दिया और कार को घुमाते हुए जैसे ही मेन रोड पर आया, पीछे से गुर्राहट सुनकर उछल पड़ा। अगले चौक पर कार को नेहरू मार्ग की तरफ मोड़ लेना मिस्टर नाजी। मेरे हाथ गैर इरादी तौर पर स्टीयरिंग से उठ गए और कार सड़क पर लहराने लगी। कार संभालो, पीछे बैठा हुआ शख्स गुर्राया। इसके साथ ही इसके हाथ में पकड़े हुए पिस्तौल की नाल मेरी गर्दन से लग गई। कार बड़ी तेज़ी से फुटपाथ की तरफ जा रही थी। अगर मैं बरवकत इसे न संभाल लेता तो वो फुटपाथ से टकराकर उलट जाती या इसी नौइयत का संगीन हादसा पेश आ जाता। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। मैंने सामने लगे हुए आईने में देखा। आईने में नजर आने वाले शख्स के चेहरे का अक्स बहुत ही खौफनाक था। गहरी रंगत, बड़ी बड़ी मूंछें जो रुखसारों के करीब से ऊपर को मुड़ी हुई थीं। इन्हें गुल मूंछें कहना ही ज़्यादा मुनासिब होगा। राजस्थानी मर्द आमतौर पर ऐसी खौफनाक किस्म की मूंछें रखना पसंद करते हैं। शेव गालबन 1 रोज़ पहले बनाया गया था। सर के बाल भी बहुत करीबी से तराशे गए थे। गहरी रंगत पर इसके माथे पर सफ़ेद कशका अजीब सा लग रहा था। स्याह मूंछों के नीचे इसके चमकते हुए सफ़ेद दांत भी बड़े पुरस्कार तासुर दे रहे थे। कौन हो तुम और क्या चाहती हो? मैंने स्टीयरिंग पर हाथ जमाते हुए कहा। इस वक्त मेरे दिल की धड़कन खासी तेज़ हो रही थी। मैंने तुम्हें तुम्हारा नाम लेकर मुखातिब किया था। इस शख्स का लहजा भी सांप की फंकार से मिलता जुलता था, इसलिए तुम्हें समझ लेना चाहिए कि मैं कौन हो सकता हूँ। वैसे तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। सिर्फ 24 घंटे पहले नागराज की मौजूदगी में 4 बंदे तुम्हारे हाथों मारे गए हैं और तुम इस कदर आज़ादी से घूम फिर रहे हो। ओ, मैंने अनजान बनते हुए कहा। तो तुम नागराज के चेले हो? हाँ, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें नागराज के पास नहीं ले जाऊंगा। तो फिर कहाँ ले जाओगे? मैंने कहा। अपने घर ले जाने का इरादा है क्या? नहीं, मैं तुम्हें हनुमान के मंदिर ले जाऊंगा। वहाँ मेरे कुछ और साथी भी मौजूद हैं। हैरत है, मैंने कहा। तुम पहले शख्स हो जो मुझे नागराज के पास ले जाने के बजाय कहीं और ले जाना चाहती हो। क्या तुम नागराज से 5 लाख रुपए का इनाम नहीं लेना चाहते? लानत भेजो नागराज और उसके 5 लाख पर, इस शख्स ने कहा। पंडित भैरू की दौलत के सामने अब इसके 5 लाख की कोई हैसियत नहीं रही और ये भी मुमकिन है कि नागराज मुझे 5 लाख का इनाम देने के बजाय आशीर्वाद पर ही टाल दे। पंडित भैरू की दौलत? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा, मैंने कहा और रत्ना की तरफ देखने लगा। रत्ना का चेहरा खौफ से धुआं हो रहा था और इसका एक पैर फिट सीट पर आहिस्ता आहिस्ता मुसलसल हरकत कर रहा था। मैं समझ गया वो फिट सीट हटाकर इसके नीचे छुपी हुई कारकोफ राइफल को सामने लाना चाहती थी ताकि बवक्त ज़रूरत इसे आसानी से गिरफ्त में ले सके। अनजान बनने की कोशिश मत करो, वो शख्स गुर्राया। इस रात में हिल्टन में नहीं था, लेकिन मुझे पता चल गया था कि पंडित भैरू भी तुम्हारे साथ था। वो मंदिर में आग से बच गया था। वो बहुत चालाक आदमी है और मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो मंदिर की सारी दौलत अपने साथ ले गया होगा और अब वो दौलत हमारी काम आएगी। नागराज को तो हम इसकी हवा भी नहीं लगने देंगे। अलबत्ता इसे इतना ज़रूर फ़ायदा होगा कि इसे अपने 2 बदतरीन दुश्मनों यानी तुमसे
और भैरू से निजात मिल जाएगी। मेरा दिमाग इस वक्त बड़ी तेज़ी से काम कर रहा था। ये लोग दौलत की खातिर नागराज से गद्दारी कर रहे थे। अगर मैं तुम्हें भैरू के बारे में कुछ न बताऊं तो मैंने कहा, ठाकरे तुमसे सब कुछ मालूम कर लेगा। वो किसी की ज़ुबान खुलवाने के मामले में नागराज से ज़्यादा ख़तरनाक है, इस शख्स ने कहा। ठाकरे तुम्हारा मतलब है बाल ठाकरे? मैंने कहा। बाल ठाकरे नहीं, अमृत ठाकरे, वो शख्स बोला। वो चंद रोज़ पहले ही अतालगढ़ से आया है। कल रात जब इसे पता चला कि भैरू जिंदा है तो ये मंसूबा इसने बनाया था और इत्तेफाक से आज तुम मेरे हाथ लग गए। ठाकरे बहुत खुश होगा, इसे दौलत से बड़ी मोहब्बत है। इसके लिए तो इसने अपने दौलतमंद जीजा को भी कत्ल कर दिया था, मगर इसके हाथ कुछ नहीं लगा। इसकी बहन ने इसे ठेंगा दिखा दिया और वो पुलिस से बचता धक्के खाता हुआ यहाँ गया। यानी इसने दौलत के लिए अपनी बहन का सुहाग उजाड़ दिया। मैंने कहा, वैसे हमारे मुल्क में ऐसे लातादार ठाकरे पाए जाते हैं जो दौलत के लिए अपनी कौम की माओ बहनों के सुहाग उजाड़ रहे हैं, सड़कों पर खून बहा रहे हैं और खुद ऐश कर रहे हैं। वैसे बाल ठाकरे भी अजीब ड्रामा आदमी है। वो बंद करो अपनी बकवास और खामोशी से कार चलाते रहो, वो धाड़ा। दरअसल मैं इसे बातों में लगाकर काबू में करने का मौका तलाश कर रहा था, लेकिन वो बहुत मोहतात होकर बैठा हुआ था। पिस्तौल की नाल एक लम्हे को भी मेरी गर्दन से नहीं हटी थी। कार इस वक्त नेहरू मार्ग इलाके में दाखिल हो चुकी थी। ये इलाका भी मेरा देखा हुआ था। इससे आगे आबादी छदरी थी और वहीं से एक सड़क हनुमान मंदिर की तरफ जाती थी जो आबादी से बहुत हट कर वाक़ था। इस मंदिर में शाम तक लोगों की आमदरफ्त रहती थी। शाम का अंधेरा फैलने के थोड़ी ही देर बाद वो सड़क वीरान हो जाती और मुझे समझने में देर नहीं लगी कि इन लोगों ने इस मंदिर में डेरे जमाए हुए हैं। हम नेहरू मार्ग की आबादी से बाहर निकल आए थे। मैंने रत्ना की तरफ देखा, इसने आंख से इशारा कर दिया। मेरी नज़रें गैर इरादी तौर पर इसके पैरों की तरफ उठ गईं। काराकोफ राइफल का दस्ता सीट के नीचे से झांक रहा था। वो शख्स अब पहले से ज़्यादा महतात हो गया था। देखो बाया, रत्ना ने पीछे मुड़कर कुछ कहना चाहा, मगर इस शख्स ने गुर्राते हुए इसकी बात काट दी। मुझे भाया मत कहो रंडी। इसके साथ ही इसने उल्टे हाथ का थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ रत्ना की गर्दन पर कान के करीब लगा। वो चीखती हुई नीचे झुक गई। औरत पर हाथ उठाते हुए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैंने कहते हुए पीछे गर्दन घुमाने की कोशिश की, मगर इसने मेरी गर्दन पर पिस्तौल का दबाव बढ़ाया। तुम अपनी चोंच बंद रखो, वो गुर्राया। मैंने किनकियों से रत्ना की तरफ देखा। इसे थप्पड़ का अगर झुकने का मौका मिल गया था। इसने दोनों पैर ऊपर उठाकर बड़ी फुर्ती से राइफल खींच ली और ठीक इस वक्त मैंने स्टीयरिंग के दाएं तरफ झुकाते हुए पूरी कुव्वत से ब्रेक पैडल दबा दिया। रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी, मगर कार एक जोरदार झटके से रुकी थी। गन मैन अपनी जगह से उछलकर अगली सीट की पुश से टकराया। इसने ट्रिगर भी दबा दिया था। बदहवासी में चलाई हुई गोली सामने विंडो स्क्रीन में सुराख करती हुई निकल गई थी। रत्ना राइफल संभालती हुई तेजी से सीधी हो गई। इसे पोजीशन लेने का मौका नहीं मिल सका। इतनी जगह ही नहीं थी कि वो किसी तरह की पोजीशन ले सकती। तब इसने बड़ी तेजी से पलटते हुए राइफल की नाल से वार कर दिया। जरा इस शख्स के रुखसार पर लगी। वो चीखता हुआ पीछे सीट पर उल्टा। पिस्तौल इसके हाथ से छूटकर सीटों के बीच वाली जगह पर गिर गया। सीधा होने की कोशिश में मेरी टांग मुड़ गई थी और इस दौरान इस शख्स ने दरवाजा खोलकर बाहर छलांग लगा दी थी। रत्ना भी मेरी तरह अपनी सीट पर उलझ कर रह गई। मैंने संभलते हुए राइफल इसके हाथ से ले ली और दरवाजा खोलकर बाहर छलांग लगा दी। वो शख्स सड़क से उतरकर नशीब की झाड़ी में उलझता हुआ दौड़ा जा रहा था। अगर वो निकल गया तो हमारी सलामती खतरे में पड़ जाएगी। बाद में वो कार के जरिए हमारे ठिकाने तक पहुंच सकते थे। मैं इसे यहाँ से निकल जाने का मौका नहीं देना चाहता था। मैंने राइफल सीधी करके ट्रिगर दबा दिया। फायरिंग की आवाज़ के साथ भयानक चीखें भी फिजा में गूंजी और वो शख्स लड़खड़ा कर गिरा और ढलान पर लुढ़कता चला गया। मैंने भी ढलान पर दौड़ लगा दी। वो झाड़ियों में उलझा तड़प रहा था। इसे पुश्त पर सिर्फ एक गोली लगी थी। मैंने राइफल इसकी तरफ करके एक ब्रेस्ट मारा और इसकी मौत का इत्मीनान कर लेने के बाद सड़क की तरफ दौड़ा। रत्ना भी सड़क के किनारे खड़ी थी। मैंने इसे बाजू से पकड़कर कार की तरफ दौड़ लगा दी। कार का इंजन बंद हो चुका था। मैंने इंजन स्टार्ट किया और यू टर्न लेते हुए कार की रफ्तार बढ़ाता चला गया। राइफल मैंने रत्ना को दे दी थी, जिसे इसने दोबारा फिट सीट के नीचे डाल दिया था। सामने बहुत दूर किसी गाड़ी के हेडलैम्प्स की रोशनियां देखकर मैं चौंक गया। सन्नाटे में फायरिंग की आवाज़ बहुत दूर तक गूंजी थी। हो सकता है वो पुलिस की गाड़ी हो जो सूरत हाल मालूम करने के लिए इस तरफ आ रही हो। पुलिस, रत्ना बोली। सामने से पुलिस की गाड़ी आ रही है। अब मैंने भी हेडलैम्प्स की रोशनियों के ऊपर सुरख रोशनी स्पार्क करते हुए देख ली थी। मैंने कार तेजी से बाएं तरफ एक जैली सड़क पर मोड़ दी और तकरीबन 200 गज आगे एक और मोड़ पर कार घुमाते हुए मैंने गर्दन घुमाकर देखा। पुलिस की कार भी इस तरफ मुड़ी थी। मैंने कार की रफ्तार बढ़ा दी और इसे मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ाता हुआ दोबारा नेहरू मार्ग के इलाके में आ गया और वहाँ से पैरोली की तरफ निकलने में मुझे ज़्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। पंडित भैरू की कोठी की तरफ आते हुए भी मैंने पूरी एहतियात से
काम लिया था और आखिरकार मैंने गाड़ी इस रास्ते की तरफ मोड़ दी और फिर कार को इस सड़क पर मोड़ दिया जो पहाड़ी पर भैरू की कोठी की तरफ चली गई थी। इस सड़क के मोड़ पर प्राइवेट का बोर्ड लगा हुआ था। वो पहाड़ी सड़क से तकरीबन 300 फीट बुलंद थी और गेट का सड़क के मोड़ से 200-250 गज का फासला था। इस तरफ गाड़ी मोड़ते हुए मैंने रत्ना की तरफ देखा। इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, अजीब से तासुरात थे। क्या हुआ, मैंने पूछा। तुम्हारे चेहरे से लगता है जैसे अब भी सनसनी की कैफियत में मुब्तला हो। ठीक कहते हो, मैं अभी तक अपने आप पर काबू नहीं पा सकी, रत्ना ने जवाब दिया। वैसे एक बात तयशुदा है कि कुछ अरसा तुम्हारे साथ रही तो कुछ और हो ना हो मैं ब्लैक क्वीन ज़रूर बन जाऊंगी। ये ब्लैक क्वीन कौन है, मैंने मुस्कुरा कर पूछा। एक इंडियन फिल्म हीरोइन, रत्ना भी मुस्कुरा दी। एक ठाकर के हाथों अपनी इज्जत लुटाकर डाकुओं के गिरोह में शामिल हो जाती है और अपनी तौहीन का बदला लेने के लिए न सिर्फ इस ठाकर को बल्कि इस जैसे तमाम ठाकरों को चुन चुन कर ख़त्म कर देती है। वो हमेशा काले कपड़े पहनती है, इसलिए वो ब्लैक क्वीन के नाम से मशहूर हो गई। जालिम किस्म की ठाकर और जिम्मेदार इसका नाम सुनकर ही थर थर कांपने लगते हैं। तो गोया तुम ब्लैक क्वीन बनना चाहती हो, मैंने कहा। रत्ना मुस्कुरा कर रह गई। मैंने गाड़ी गेट के सामने रोक दी और दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर गया। गेट के करीब पहुंचकर यकायक मुझे ख्याल आया कि इस रोज़ भैरू ने पल्ले पर लगे हुए डिवाइस पर चंद मखसूस नंबरों के बटन दबाए थे जिससे गेट खुल गया था, लेकिन वो मुझे नंबर मालूम नहीं थे। मैं पिलर पर इधर उधर देखने लगा। रिमोट कंट्रोल जैसे इस डिवाइस के नीचे इतलाई घंटी का बटन लगा हुआ था और इसके साथ इंटरकॉम वाला डिवाइस भी था। बटन दबाकर अंदर मकीनों से बात की जा सकती थी। मैंने बटन दबा दिया और जवाब का इंतजार करने लगा। चंद सेकंड्स बाद डिवाइस के स्पीकर पर समुद्रा की आवाज़ आई। कौन है? मैं हूँ समुद्रा। नाजी, गेट कैसे खुलेगा? मैंने डिवाइस के करीब मुँह ले जाकर कहा। तुम्हारी गाड़ी हमने देख ली है, तुम्हारी कॉल का इंतजार था, गेट खुल रहा है, आ जाओ, समुद्रा ने जवाब दिया और सिलसिला मुनक़ता हो गया। इसके साथ ही पिलर के अंदर एक तरफ से क्लिक की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी और गेट का फौलादी पट अपनी जगह से सिरकता हुआ दीवार में गायब होने लगा। मुझे समझने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि गेट को कोठी के अंदर से भी खोला और बंद किया जा सकता है। मैं गेट के करीब से हटकर कार में बैठ गया और इसे आगे बढ़ाता ले चला गया। चंद गज आगे जाकर पीछे मुड़कर देखा तो गेट बंद हो रहा था। पोर्च में कार रोकी तो इस वक्त समुद्रा भी बरामदे वाले दरवाजे से निकल कर आ गई और रत्ना की सूरत देखकर समझ गई कि हम किसी खास सूरत हाल से गुजर कर आ रहे हैं। कोई गड़बड़? इसने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, मैंने आगे बढ़ते हुए जवाब दिया। गड़बड़ को हम इस फसील के बाहर ही बहुत दूर छोड़ आए हैं। तुम हमें चाय पिला दो तो बड़ा एहसान होगा। भोजन नहीं करोगे? हम तो तुम लोगों का इंतजार कर रहे थे, समुद्रा ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। भोजन हमने कर लिया है। अच्छा यूँ करो कि तुम लोग अपना भोजन निकाल लो और इसके साथ ही हमारे लिए चाय बना दो, इकट्ठे ही बैठ जाएंगे और गपशप भी होती रहेगी। मैंने कहा ठीक है, मैं गुरु को बता देती हूँ, समुद्रा कहती हुई भैरू के कमरे की तरफ चली गई। रत्ना तो हाल कमरे में सोफे पर ढेर हो गई और मैं अपने कमरे में आकर बाथरूम में घुस गया। मुंह हाथ धोकर कपड़े बदले और हाल कमरे में आ गया। अगरचे शानदार डाइनिंग टेबल भी मौजूद था मगर रत्ना कालीन पर दस्तरखान बिछा रही थी। इसने बिल्कुल रिवायती अंदाज में पीतल की थाली और बर्तनों में 2 आदमियों का खाना परोस दिया और वो कप चाय के भी दस्तरखान पर रख दिए। भैरू इस वक्त सोफे पर बैठा हुआ था। मुझे इशारा करता हुआ वो सोफे से उठ गया। नागराज के बारे में कोई सुनगुन? भैरू ने खाने के दौरान पूछा। 1-2 रोज में पता चल जाएगा। मैंने आदमी पीछे लगा दिए हैं, मैंने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। और हाँ, मैंने शक्तिलाल को यहाँ का फ़ोन नंबर दिया है, इसकी कॉल आए तो तुम लोग परेशान मत होना। क्या वो काबिल एतमाद है? भैरू ने मेरी तरफ देखा। काबिल एतमाद? मैंने उसे घूरा। कल रात अगर शक्ति और इसके साथी हमारी मदद न करते तो हमारा अंजाम भी राधा की तरह होता। मुझे हैरत है भैरू, तुम पूछ रहे हो कि शक्ति काबिल एतमाद है या नहीं? मेरी बात का बुरा मत मानना, भैरू ने कहा। बहुत कुछ करने के बावजूद बाज़ लोगों का विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस माहौल से शक्ति का ताल्लुक है, इस टाइप के लोग वफादारियां बदलते रहते हैं। कोई बड़ा लालच इनकी नीयत और इरादा बदल सकता है। भैरू सिंह, मैंने इसके चेहरे पर नजरें जमा दी। एक तरफ नागराज है जिसके पास दौलत और ताकत है, दूसरी तरफ मैं हूँ जिसके पास कुछ भी नहीं, सर छुपाने का ठिकाना भी नहीं, अपनी जान बचाने के लिए भागता फिर रहा हूँ। लेकिन शक्तिलाल ने मेरा साथ दिया जबकि वो तमाम हकाइक से वाकिफ है। नागराज ने मेरे लिए 5 लाख रुपए का इनाम भी लगा रखा है। इसे जिस पर मेरी मदद करने का शुबा होता है, इसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। तुम्हारी अपनी मिसाल सामने है। मंदिर को आग लगाकर तुम्हें भी जलाकर राख कर देने की कोशिश की गई क्योंकि नागराज को शुबा हो गया था कि तुमने मुझे अपने मंदिर में पनाह दे रखी है। ये सब
कुछ जानते हुए शक्ति ने मेरा साथ दिया और अपने हाथ नागराज के आदमियों के खून से रंगे। कल रात इसने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, इसके बावजूद तुम कह रहे हो कि वो एतमाद के काबिल नहीं हो सकता। मैंने ये नहीं कहा कि इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, भैरू ने जवाब दिया। मैंने तो तुमसे ये पूछा था कि इस पर एतमाद किया जा सकता है या नहीं। तुम्हारे नज़रिए के मुताबिक किसी ऐसे शख्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए जिसकी वफादारियाँ मशकूक हो। मैंने कहा, इस तरह मैं तो किसी तरह भी भैरू के लायक नहीं ठहरता। मेरा धर्म मुख्तलिफ, मेरा देश मुख्तलिफ, मेरे मकासद मुख्तलिफ। मुझे इस वक्त तुम्हारे देश का दुश्मन नंबर 1 समझा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हारे लिए काबिल भरोसा हूँ। तुम्हें मुझ पर इस कदर विश्वास है कि अपना एक एक राज मुझे बता दिया। जिस दौलत के लिए तुमने अपनी ज़िंदगी साधु बनकर मंदिरों में गुजार दी, सारी जवानी त्याग दी, जिसके लिए तुमने नागराज जैसे दुनिया के ख़तरनाक तरीन आदमी से दुश्मनी मोल ली, इस दौलत का राज मुझे क्यों बता दिया? मुझसे तुम्हें कोई खौफ नहीं आता? क्या इस वजह से ये कि तुम मुझ पर पूरा विश्वास करते हो? तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हारे साथ कभी धोखा नहीं करूँगा? भैरू चलने में खामोशी से मेरी तरफ देखता रहा, फिर मध्यम से लहजे में बोला, बात है करैक्टर की, किरदार की। तुमने पहली मुलाकात में मुझे बता दिया था कि तुम कौन हो, हालांकि इस वक्त भी तुम जान बचाने के लिए भाग रहे थे और इस वक्त तुम्हें ज़्यादा खतरा था। मैं तुम्हें धोखे से मरवा भी सकता था, मगर मुझे तुम्हारी सच्चाई ने मुतासिर किया। और फिर एक काज के लिए काम कर रहे हो, धोखा नहीं दे सकते, इसलिए मैंने तुम पर पूरा भरोसा किया और अपना हर राज तुम्हें बता दिया। अजीब मंतक थी इसकी, लेकिन मैं समझ गया कि वो ये बेतुकी बातें अपनी खजालत मिटाने के लिए कह रहा था। शक्ति भी ऐसा ही है कि इस पर मुकम्मल भरोसा किया जा सकता है। मैंने कहा, अगर तुम्हें इस पर भरोसा है तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? भैरू ने जवाब दिया, अगर तुम इसे यहाँ भी ले आओ तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। अब तुम एकदम पिघल गए। मैंने हल्का सा कहका लगाया, लेकिन इसे यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं हो रहा। ये ठाकरे कौन है? बाल ठाकरे नहीं, अमृत ठाकरे। अमृत ठाकरे? भैरू चौंक गया। कहीं आमना सामना हुआ है या ये नाम कहीं सुना है? नाम सुना है, आमना सामना होने में थोड़ी कसर रह गई थी, मैंने कहा और फिर इसे अपने साथ पेश आने वाला वाक़या बताने लगा। आखिर में कहा, वो शख्स मुझे ठाकरे के पास ले जाना चाहता था, लेकिन खुद ऊपर पहुंच गया। बहरहाल एक ये नई बात सामने आई है कि नागराज के पास चेलों को पता चल गया है कि तुम जिंदा हो और उनकी नज़रें तुम्हारी दौलत पर हैं। अभी नहीं, नागराज की नहीं, तुम्हारी दौलत की फ़िक्र है। अभी कुछ देर पहले मैंने क्या कहा था? भैरू को एक बार फिर बात करने का मौका मिल गया। तुमने जिस शख्स को ठिकाने लगाया है और इसका जो हुलिया बताया है, इससे मैं समझ गया हूँ वो कौन है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, वशिंबर सिंह नागराज का बहुत पुराना सेवक है। नागराज पहली बार इस शहर में आया था, वशिंबर सिंह भी इसके साथ था। इस वक्त ये बहुत मरियल सा और दुबला पतला हुआ करता था, जैसे फाकों का मारा हो। नागराज की शोबों को बढ़ावा देने में इसने बहुत काम किया। शंकर, गोपाल, रवि पंडित, अमरीश जैसे लोगों को भी यही विशिंबर सिंह नागराज के करीब लाया था और बेला जैसी छोकरी को भी यही नागराज के पास लेकर गया था। नागराज भी इसका बहुत ख्याल रखता था, लेकिन मैंने कहा था ना कि ऐसे लोगों की वफादारियां तब्दील होते देर नहीं लगती। वो चंद लम्हों को खामोश हो गया। नागराज के पास रहते हुए विशिंबर सिंह को किसी चीज़ की कमी नहीं थी। इसने अपने शहर चित्तौड़गढ़ में एक शानदार हवेली भी बनवा ली है, लेकिन नागराज के पास जो कुछ भी है वो इसका है। विशिंबर सिंह इसके जराइम में तो बराबर का शरीक था, मगर इसकी दौलत में हिस्सेदार नहीं। इस मामले में वो नागराज का मोहताज था, और जब इसे पता चला कि मैं जिंदा हूँ और अचाल श्वार मंदिर की सारी दौलत भी अपने साथ ले गया हूँ, तो नागराज से इसकी वफादारी ने दम तोड़ दिया और इसने नागराज को धोखे में रखकर मेरी दौलत पर कब्जा करने का मंसूबा बना लिया। और मैं दावे से कहता हूँ कि अमृत ठाकरे को इसने रात ही रात में अकालगढ़ से बुलवा लिया होगा। हो सकता है कि वो कई रोज़ पहले ही यहाँ आ गया हो और कल रात मेरे बारे में सुनकर इसने अमृत ठाकरे से मिलकर मेरी दौलत पर कब्जा करने का मंसूबा बनाया हो, और इत्तफाक से आज तुम इसके हाल लग गए। मुझे तलाश कर लेना तो शायद इसके बस में नहीं होता। तुम पर तशद्दुद करके मेरा खोज लगाना चाहता होगा। अपनी जान सबको प्यारी होती है। मैंने इसकी खामोशी तोड़ते हुए कहा, मैं तशद्दुद से बचने और जान के खौफ से इसे तुम्हारा पता बता सकता था, लेकिन मुझे तुम पर पूरा यकीन है। भैरू ने कहा, बिल्कुल इस तरह मुझे भी शक्ति पर पूरा यकीन है। मैंने कहा, मैंने तुम्हारी बात का यकीन कर लिया। भैरू बोला, और ये भी कह दिया कि इसे यहाँ भी ले आओ तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। बहरहाल मैंने तुमसे अमृत ठाकरे के बारे में पूछा था। मैंने इसे असल मौजू पर लाते हुए कहा, अमृत ठाकरे। भैरू के मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो मज़ीद कुछ कहना चाहता था कि दूर मेज़ पर रखे हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी। भैरू और सुमित्रा एक दूसरे की जानिब देखने लगी। मुझे इस बंगले में रहते हुए 5-6 रोज़ तो हो चुके थे और फ़ोन की घंटी मैंने पहली मरतबा सुनी थी। मैंने आज ये तकरीबन 2 घंटे पहले शक्ति को यहाँ का नंबर दिया था, इसलिए मुझे समझने में देर नहीं लगी कि ये कॉल शक्ति ही की होगी।
हो सकता है इसे नागराज के बारे में कोई अहम बात मालूम हो गई हो और वो मुझे इत्तला देना चाहता हो। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।